हेलो फ्रेंड, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना इसी वीडियो से 15 नंबर मिलने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से आपको जो है ना 15 नंबर दिलाएगा। तो फ्रेंड इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, और ये सभी प्रश्न जो है ना एमवीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपका 15 नंबर मिले, तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है, याद करते हुए जाना है, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जो 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। यानी कि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया है √3, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 2√2 और ऑप्शन सी है √3/√7, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है √75/√48। तो फ्रेंड परिमेय संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखे, जहां p और q क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है, अप्लाई होता है कि q जो है ना दोस्तों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही होता है आपका परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसे आप जो है ना बट्टे के फॉर्म में इजीली उसे लिख सकते हो, वही आपका परिमेय संख्या होता है। यानी कि जो रूट से बाहर निकले, ठीक है, जो रूट के अंदर ना रहे, वही होता है आपका परिमेय संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है √3। तो √3 एक प्रकार का क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये 3 जो है ना दोस्तों किसी का भी वर्ग नहीं होता है। यानी कि ये जो है ना दोस्तों किसी से भी बाहर नहीं निकलेगा, किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह है दोस्तों इससे बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, इसीलिए यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए तो यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में √2 है, तो नीचे में भी √2 है। तो यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है कितना है दोस्तों, 2 बचता है। तो 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, यानी कि आप जो है ना इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि संख्या 0.318564, फिर यहाँ पे 318564 है, फिर 318564 है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि दशमलव के बाद जो है ना कोई खास संख्या क्या होता है, रिपीट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 318564 फिर है, फिर यहाँ पे 318564 दिया गया है, फिर यहाँ पे 318564 दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 318564 318564 इसमें जो है ना दोस्तों रिपीटेड हो रही है।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अशांत आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, अशांत आवृत्ति। ठीक है, जो भी अशांत आवृत्ति होगा ना तो वह एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या होती है, यानी कि उसको हम लोग P बटे Q के रूप में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए, हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग P बटे Q के रूप में आखिरकार लिख सकते हैं। तो फ्रेंड इसको जो है ना हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में उतार सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपके एग्जाम में इस तरह का पूछा जाए 0.0312 इसके ऊपर रेकरिंग रहेगा, आवर्ती रहेगा, तो यह एक प्रकार का अशांत आवृत्ति होता है। तो इसे भी हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जब भी इस फॉर्म में रहेगा ना तो आपसे पूछा जाएगा कि यह एक प्रकार का क्या होते हैं, अशांत आवृत्ति होते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का जो भी अशांत आवृत्ति होगा तो उसको हम लोग P बटे Q के रूप में इजीली लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या के फॉर्म में हम लोग इसे उतार सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पे सिंपल में भी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0.312। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, फिक्स्ड है, कोई खास समूह या खास अंक जो है ना रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और दोस्तों जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है ना वह एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है, यानी कि उसे हम जो है ना P बटे Q के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 0.01, फिर यहाँ पे 2 गो 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 3 गो 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4 गो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 एंड डॉट डॉट डॉट। कहने का अर्थ है इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। और दोस्तों जो भी अशांत अनावर्ती होते हैं ना तो वह एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, इसे हम लोग P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देख सकते हैं गत वर्ष में काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, इसलिए आप जो है ना पूरा यहाँ पे क्लास का कंसंट्रेट होकर अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को जो है ना याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो जब भी कोई संख्या बट्टे के फॉर्म में रहे तो आप जो है ना इसको इजीली दशमलव प्रसार नहीं बना सकते। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, उसको भाग कीजिएगा, भाग देने के बाद ही पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो सबसे शॉर्टकट तरीका होता है, तो वही शॉर्टकट मेथड का उपयोग करके हम बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवृत्ति है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा ना तो सबसे पहले आपको हर का फैक्टर करना है। तो यहाँ पे हर में कितना दिया गया दोस्तों, 15 दिया गया है। जब यहाँ पे हर का फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों किससे जाएगा, 3 से जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। फिर ये आपका किससे जाएगा दोस्तों, और किसी से भी नहीं जाएगा। तो कहने का अर्थ है जैसे कि यहाँ पे 6 है ना तो 6 को ऊपर में ही रहने देंगे, इसको टॉर्चर नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 को इसको तोड़ के लिखेंगे, यानी कि 3 × 5 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर ऊपर नीचे कटेगा ना तो काट देंगे, तो यहाँ पे 3 × 6 कट जाता है, 2 का पारा में 2 टाइम्स में कट जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में 2 बचा और नीचे में 5 बचा, यानी कि 2/5 आया। ठीक है, तो हम जानते हैं जब भी हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना तो हर का अभाज्य गुणनखंड में अगर घात 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आएगा ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, जब भी 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना दोस्तों शांत होगा। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको यहाँ पे इसको क्या किए, इसको हम लोग सोल्व किए, काटने के बाद कितना बचा दोस्तों, हर में सिर्फ और सिर्फ 5 बचा हुआ है। जब भी 5 या 2 दोनों के गुणनफल के रूप में रहेगा या फिर दोनों में से कोई एक भी रहेगा ना तो आपको समझ
जाना पड़ेगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा, यानी कि 2/15 यह एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पाई है, तो फ्रेंड है पाई एक प्रकार का क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। और एक मान होता है पाई का 3.14 होता है। तो ये दोनों दोनों जो होते हैं ना दोस्तों, यह एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार होते हैं, यानी कि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। इसे हम लोग जो ना दोस्तों मतलब इसको जो है ना हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार को। लेकिन पाई जो होते हैं यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का जितना भी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आपका शांत होगा और परिमेय संख्या के रूप में इसे हम लोग इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो प्रश्न बताया ना तो उसी टाइप का है। तो वहां पे क्या था कि घात के फॉर्म में नहीं था, लेकिन इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड हमको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना दोस्तों 2⁻7 गुना 5⁻4 के फॉर्म में है। और आपसे पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से समझने का कोशिश करते हैं। तो हम आपको पहले बताएं, तो जब भी बट्टे के फॉर्म में कोई भी संख्या रहेगा ना तो उसको पहले आप लोग काटने का कोशिश कीजिएगा। अगर कट जाता है तो सही, अगर नहीं कटेगा तो आपको ऐसे छोड़ देना है। तो देख सकते हो ऊपर में 3 है और नीचे में यहाँ पे 2⁻7 है और यहाँ पे 5⁻4 है। तो ये आपस में ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको पहले क्या बताया, कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि जब भी कोई संख्या हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात और 5 की घात के गुणनफल के रूप में रहेगा ना तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, क्या होगा वही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन कुछ सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को जो है ना सही कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका लिख देते हैं। इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना दोस्तों क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार इसका होगा, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये प्रश्न जो है ना हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं लाइव चैट में। तो प्रश्न एक रहा है कि पाई है, तो फ्रेंड है यह पाई एक प्रकार का क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और पाई का मान 22/7 हम आपको पहले बताए। और यहाँ पे 3.14 ये दोनों क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी यहाँ पे आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया, देखिएगा 2, 4, 8, 16। तो आपको पहले क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी हम लोग कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी, इस तरह आप लोग कैसे चेक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आपको सबसे पहले बताते हैं। यहाँ पे D1 को पहले चेक कीजिए, फिर यहाँ पे D2 को चेक कीजिए। अगर दोनों का सारांतर अगर समान आ जाए ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना दोस्तों क्या होगा, शांत मतलब समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दशमलव प्रसार हम बोल रहे हैं। जब D1 और D2 को चेक कर लीजिएगा ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो है ना समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो A1 होते हैं दोस्तों पहला वाला पद, फिर ये आपका A2 होते हैं, फिर ये आपका A3 होते हैं, फिर ये आपका A4 होते हैं। तो हम लोग जो है ना सबसे पहले D1 को ज्ञात कर लेते हैं। तो D1 कैसे ज्ञात होगा, A2 में हम लोग A1 को घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे A2 माइनस A1 करते हैं। तो यहाँ पे A2 का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग 4 में जो है ना 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग जो ना D2 का मान ज्ञात करते हैं। तो D2 का मान कितना यहाँ पे, तो इसके लिए D2 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसके हम लोग A3 में जो है ना A2 घटा देते हैं, ठीक है। तो A3 का मान अगर देखिएगा तो यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे A2 का मान दिया गया है 4। तो यहाँ पे 8 में जब 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा D1 का मान 2 आया हुआ है और इनके साथ साथ यहाँ पे D2 का मान कितना आया है दोस्तों, 4 आया हुआ है। तो 2,4 देखिएगा यहाँ पे D1 और D2 ये समान आया नहीं आया, ठीक है। जब दो सारांतर का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं D1 अगर D2 अगर बराबर आ जाए ना तो वो आपका समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये तो होगा ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे आपको ऑप्शन बी को भी चेक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन बी को फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो हम आपको पहले क्या बताइए, पहला A1 होते हैं, फिर आपका A2 होते हैं, फिर आपका A3 होते हैं, फिर आपका ये A4 होते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे हम चेक किए उसी प्रकार आपको चेक करना है, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे D1 का मान देखिएगा, D1
का मान तो हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद में हम लोग पहला पद को घटा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा पद में कितना दिया गया, -6 दिया गया, तो यहाँ पे -6 को उतार लेंगे। फिर यहाँ पे a1 का मान कितना दिया गया है, a1 का मान देख सकते हैं -10 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग -10 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है -6, तो -6 को ऐसे छोड़ देंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि +10। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10 में यहाँ पे 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 4 d1 का मान अभी निकला है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे d2 का भी मान ज्ञात कर लेना है। तो d2 का मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा पद में हम लोग दूसरा पद को घटा देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तीसरा पद कितना दिया गया, -2 दिया गया है, फिर यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे a2 का मान देखिएगा -6 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, -6 लिख देंगे। और फटाफट से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 में 2 किया है तो कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं d1 का भी मान 4 आया हुआ है और d2 का भी मान 4 आया हुआ है। तो यहाँ पे d1 और d2 ये दोनों का जो सारांतर है ना दोस्तों समान है, इसीलिए यह एक प्रकार का क्या होगा, समांतर श्रेणी के सीरीज में रहेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों समझ में आ चुका है ना, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसको भी आपको पहचानना है कि कौन जो है ना समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न एक रहेगी, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यहाँ पे देख के पता चलता है ये जो है ना समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन बी में भी आपका दिया गया, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन सी को अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे 4 में 2 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। फिर यहाँ पे 8 में 4 गया तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 4 और 2 ये दोनों समान आया, नहीं आया। तो जब समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी के सीरीज में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको चेक करना है ऑप्शन डी को भी। ऑप्शन डी को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे d1 को पता होना चाहिए, यानी कि मान इसको ज्ञात करेंगे, और d2 को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट से हम लोग दोनों को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे a1 होगा, ये आपका a2 होगा, ये a3 होगा, ये a4 होगा। तो यहाँ पे हम आपको बार बार बताते हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो d1 को कैसे ज्ञात करेंगे, a2 में a1 घटा देंगे, तो यहाँ पे a2 माइनस a1 कर देंगे। तो देख सकते हैं a2 का मान कितना है दोस्तों, -4 है, और यहाँ पे a1 का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पे -4 में जब 0 घटेगा तो कितना होगा, -4 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे d2 का भी मान ज्ञात करना होगा। d2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपको a3 में a2 को घटा देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे a3 का मान कितना दिया गया, -8 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे -2 माइनस a2 का मान कितना है, -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं -8 को ऐसे छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +4। तो यहाँ पे 8 में 4 किया तो कितना होगा दोस्तों, -4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है, इसके आगे -2 माइनस, तो यहाँ पे -4 आया और यहाँ पे भी -4 आया। तो दोनों का सारांतर समान है। जब सारांतर समान होगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये जो है ना समांतर श्रेणी में है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। ठीक है, हम आपको पहले बताएं किसी भी एपी का, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सारांतर को हम लोग डी के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, सारांतर हालांकि कहलाएगा, दूसरा पद को हम लोग a2 के द्वारा दिखाएंगे, और पहला पद को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे दोस्तों, a1 के द्वारा दिखाएंगे। तो किसी भी एपी का दूसरा पद तथा पहला पद का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सारांतर कहते हैं। यानी कि डी जो होते हैं ना, ये a2 माइनस a1 होते हैं, यानी कि दूसरा पद और पहला पद का अंतर होते हैं। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि सारांतर कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पी 4, 10, 16, 22, 28 का सारांतर होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सारांतर जब भी पूछेगा ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपसे डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो डी का मान के लिए आपको पता होना चाहिए, ये सबसे पहले जो होते हैं ना वो आपका a1 होते हैं, और आपका a2 होंगे, फिर यहाँ पे a3 होंगे, फिर आपका a4 होंगे, फिर आपका a5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है। ठीक है, दूसरा पद कितना दिया गया दोस्तों, 10 दिया गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला पद यानी कि 4 दिया गया है, तो 10 में जब हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, जो सीरीज दिया गया है ना, ये समांतर श्रेणी में है। तो आपसे पूछ रहा है कि पदांतर का मान होगा। पदांतर को हम लोग सारांतर भी कहते हैं या फिर आप कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पदांतर को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। ठीक है, दूसरा पद और पहला पद का अंतर को ही हम लोग सारांतर कहते हैं। तो देख सकते हैं दूसरा पद कितना दिया गया, 5 दिया गया है। तो हम लोग 5 में घटाएंगे A1 यानी कि 1 घटाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जब 5 में 1 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आश्रित समीकरण के युग्म का हल क्या होता है, वही आपको बता देना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आश्रित समीकरण युग्म होते हैं, यदि रैखिक समीकरण के युग्म आश्रित और संगत होता है तो उसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आश्रित है समीकरण युग्म होते हैं या फिर आप संगत भी कह सकते हैं, आश्रित या संगत दोनों सेम होता है। इनके लिए कंडीशन क्या होता है दोस्तों, A1 बटा A2 ये जो बराबर होंगे ना B1 बटा B2 के बराबर होंगे। फिर ये B1 बटा B2 जो ना दोस्तों किसके बराबर होंगे, C1 बटा C2 के बराबर होंगे। यदि रैखिक समीकरण की युग्म है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये तीनों में आपस में इक्वल होंगे ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये रैखिक समीकरण जो है ना इनका अनेक हल है। यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे रेखाएं आपस में समपाती होगी। इसे आपको याद होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जो है ना बता रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब दो रेखाएं समपाती होती है तब इन युग्मों के होंगे हल। तो फ्रेंड जब भी दो रेखाएं समपाती होती है ना, तो इनके युग्म के हल क्या होंगे वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो हम आपको पहले ही बताए, जब भी रेखाएं समपाती होती है ना दोस्तों, इनके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसे आपको याद होना चाहिए। और अनंत हल के लिए कंडीशन अप्लाई क्या होता है, ये जो होते हैं ना A1 बटा A2 ये फिर बराबर होते हैं B1 बटा B2 का, फिर ये आपका बराबर होगा C1 बटा C2 का। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर होगा, तभी ये रेखाएं आपस में समपाती होती है और इन युग्मों के हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है ना, क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D होता है। ये आपका क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो A होंगे ना x² का x का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे होना चाहिए सी में कि AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 है तथा यहाँ पे 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो गो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। तो ये क्या होंगे, अविरोधी होंगे, विरोधी होंगे या फिर आश्रित होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको जो है ना कंडीशन को चेक करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड कंडीशन को कैसे चेक कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे A1 बटा A2 को चेक करना होगा, फिर यहाँ पे आपको B1 बटा B2 को चेक करना होगा, फिर यहाँ पे आपको C1 बटा C2 को चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना बारी बारी से सभी को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो A1 होते हैं ना, पहला समीकरण x का गुणांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A1 आपका कितना हो जाएगा,
एक्स का गुणांक यहाँ पे एक छुपा हुआ है, ठीक है, एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। फिर बटा a2 जो होते हैं ना, एक्स का दूसरा समीकरण का एक्स का गुणांक होते हैं, तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, यानी कि एक्स के साथ 2 गुना में है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद जो दोस्तों जो b1 होते हैं ना, वो ये y का गुणांक होते हैं, जो कि 3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा समीकरण का b2 होंगे वो आपका y का गुणांक होंगे, जो कि -5 दिया गया है, ठीक है। तो यहीं से जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये आपस में बराबर नहीं दिखता है ना, तो आपको c1 बटा c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 3 बटा -5 ये दोनों आपस में इक्वल होगा, नहीं होगा इक्वल, नहीं होगा इक्वल, ठीक है। a1 बटा a2 ये b1 बटा b2 के इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये जो है ना दोस्तों अविरोधी होगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविरोधी संगत। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है संपाती। तो संपाती के लिए जब भी पूछा जाएगा ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो तीनों कंडीशन होगा आपस में बराबर होगा, यानी कि a1 बटा a2 जो होगा ना b1 बटा b2 के बराबर होगा। फिर आपका ये c1 बटा c2 के बराबर होगा। ये आपको तीनों कंडीशन को याद होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है, संपाती के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे के का मान इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे a1 जो होंगे ना, एक्स का गुणांक होंगे, तो एक्स के साथ गुणा में कितना छिपा हुआ है, x के साथ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y के साथ 2 है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे लिख देते ऊपर में a1 का मान आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे b1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसके बाद b1 का मान 2, फिर c1 का मान 7। इसी प्रकार यहाँ पे a2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका b1 का मान k हो जाएगा, b2 का मान k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे c2 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सब कुछ पता हो चुका है। फटाफट से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1/a2 का मान देख सकते हैं 2, तो यहाँ पे 1/2 बराबर b1 का मान आपका यहाँ पे 2 दिया गया है। फिर यहाँ पे b2 का मान k दिया गया है, तो यहाँ पे 1/2 बराबर 2/k। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। जब हम लोग के को 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न तो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड 16 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन को दिया गया है। ये जब भी अप्लाई किस में होता है, ये कंडीशन अप्लाई किस में होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो ये कंडीशन जो है दोस्तों, जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा इसका जो है ना कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो फ्रेंड निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना, कितनी होती है, 1 होती है। और दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है ना दोस्तों, 0 होती है। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना, 0 होती है, जो कि हम आपको पहले ही बताए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड देखिएगा किस किस की प्रायिकता हो सकती है। तो जो भी 0 और 1 के बीच रहेगा ना, तो उसकी प्रायिकता हो सकती है। या फिर जो भी संख्या यहाँ पे 0 से 100% के बीच रहेगी, तो उसकी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन जो भी नेगेटिव में रहेगा ना, तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सी में दिया गया है -7, जो कि नेगेटिव में है, इसलिए इसकी प्रायिकता हरगिज नहीं हो सकती। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग पासा में क्या क्या संख्या हो सकता है देखते हैं। 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज करेंगे इनमें अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या होगा, यहाँ पे प्रायिकता बराबर। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिएगा कि
इस इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना उसको लिखा जाता है, टोटल संख्या पे 6 तो 6 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों एक प्रकार का अभाज्य संख्या, 3 भी एक प्रकार का क्या है अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे टोटली के गो अभाज्य संख्या 3 गो है, तो यहाँ पे ऊपर में 3 लिख देंगे और इसको काटेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना 1/2 ऑप्शन ए में आपका दिया गया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आने वाला है, इसलिए आप जो है ना इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को सेलेक्ट किए ना, सारा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। और जो भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप हमें कमेंट कीजिए, फिर वो प्रश्न जो है ना हम अगला क्लास में समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, तो इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना।